नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नए बैच की और ये बैच है इंडियन पॉलिटी का। अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना हो, इसको ठीक-ठीक तरीके से समझना हो, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो और आपको पता होगा, भारत के संविधान, राज-व्यवस्था और शासन से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसको एक बार कंप्लीट किया है और आपको आर्टिकल्स और उनकी बेहतर समझ है, तो आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर चाहे परीक्षाएँ यूपी ट्रिपल एससी की हों, चाहे परीक्षाएँ आपकी यूपी पीसीएस की हो या आरओ-एआरओ की हो, ये वाला आरओ-एआरओ हो या फिर जो अगला आरओ-एआरओ आएगा, इसमें एक पॉलिटी को स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है और अगर यहाँ से सवाल गलत होते हैं, तो कहीं न कहीं आप बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे हो जाते हो। चूँकि ये जो सेगमेंट है, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, शासन और राज्य व्यवस्था, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा यूपीएसआई की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, उसमें भी भारत के संविधान से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 12 से लेकर 15 क्वेश्चन्स आपके यूपीएसआई में आते हैं और अभी उनका कितना वेटेज रहेगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये पूरी की पूरी पॉलिटी हम जो डिस्कस करेंगे आपसे, वो एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी, ठीक है? तो इसका बैच हम कल से शुरू करेंगे, तो अगर आपको इनसे जुड़ना हो इस बैच से, तो आप जुड़ सकते हो और ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिंक उसका दे दिया गया है। तो कल से ये बैच शुरू हो रहा है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, इस बैच को शुरू करने से पहले मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बता दूँ कि हम इस इंडियन पॉलिटी को कितने खंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे, कौन-कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इसके अलावा यूपी पीसीएस, आरओ-एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी चाहे यूपीएसआई या फिर किसी भी परीक्षा में इंडियन पॉलिटी का वेटेज कितना रहता है, ताकि आप इसके महत्व को समझ सको और इसके बाद फिर आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कोर्स को। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान, ऐतिहासिक उसका आधार क्या है, विकास और विशेषताएँ। इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे भाग 1 में। टोटल 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। लेक्चर प्लान क्या रहेगा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संविधान होता क्या है? संविधान के फंक्शंस क्या होते हैं? चूँकि यहाँ से आपसे कथन और कारण जैसे सवाल बनाता है आयोग। आयोग कोई भी हो, यूपी पीसीएस का आयोग हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश प्रोन्नति पुलिस भर्ती बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की अगर आप किसी भी बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएँ कंडक्ट कराई जा रही हैं, किसी भी आयोग के द्वारा, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, अब जो परीक्षा का लेवल है, वो क्वेश्चन पेपर को सेट करने का लेवल है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आपके पास जब संविधान की बेहतर समझ होगी, तो आप संविधान से संबंधित या पॉलिटिक्स या फिर राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी सवाल होंगे, आप उनको बेहतर तरीके से हल कर पाओगे। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा कोर्स है इंडियन पॉलिटी का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक? भारत का संविधान, संविधान के फंक्शंस, संविधानवाद क्या है? राज्य एवं राज्य के तत्व क्या हैं? शासन, शासन के अंग और शासन प्रणालियों के प्रकार। चूँकि यहाँ से आपसे कथन कारण के सवाल बना के पूछता है। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद हम आएँगे ऐतिहासिक आधार में, ये पार्ट 1 में ही डिस्कस करेंगे। ऐतिहासिक आधार में आप क्या पढ़ोगे? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक घटनाक्रम क्या हुए? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब आप संवैधानिक घटनाक्रम पढ़ते हो, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उस दौरान संवैधानिक विकास कौन-कौन से हुए? कौन-कौन से अधिनियम आए? ये महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके प्रभाव क्या पड़े भारत में? उसमें कौन-कौन से तथ्यों के बारे में चर्चा की गई? हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा 1858 के बाद, फिर ब्रिटिश ताज का यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन हो जाता है। तो ब्रिटिश ताज ने भारत में शासन इस्टैब्लिश करने के लिए कौन-कौन से पद स्थापित किए, जैसे भारत सचिव और भारत सचिव किसकी सहायता से काम करता था? कौन-कौन से अधिनियम आए, जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 या फिर 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया 1919 का या मॉर्ले मिंटो सुधार हो गया या भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारे के सारे अधिनियम आप पार्ट 2 में पढ़ोगे। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक घटनाक्रम हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास और ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास। ठीक, ये हो गया ऐतिहासिक आधार। आप यहाँ पर ऐतिहासिक आधार पढ़ोगे। इसके अलावा संविधान सभा, ये भी ऐतिहासिक आधार में आता है और भी कई सारे टॉपिक्स। ठीक, इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ। कहते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों है? क्यों कहा जाता है इसे? इसके अलावा भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, जहाँ से भी आपके स्टेटमेंट बनाए जाते हैं।
अच्छा, उधार का थैला क्यों कहा जाता है? इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष है, लचीलापन है और कठोरता का समन्वय है भारत का संविधान। सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा है? असममित संघवाद क्या होता है? संघवाद क्या होता है? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? भारत के संवैधानिक स्रोत अर्थात भारत ने यानी भारत की संविधान सभा ने अगर भारत का संविधान बनाया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने अलग-अलग से ली हैं। अलग-अलग का मतलब क्या है? जैसे अ, मौलिक अधिकार हमने कहीं और से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहीं और से ली हैं। जैसे हम अगर बात करें सिटीज़नशिप की, तो ये हमने कहीं और से लिया है। अगर आपातकाल यानी इमरजेंसी प्रोविज़न्स की बात करें, तो वो हमने कहीं और से लिए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। इसके अलावा हम इसी पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे उद्देशिका के बारे में। कई सारे आपने वाद सुने होंगे, शंकरी प्रसादवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर गोलकनाथवाद। तो हर एक वाद को कंप्लीट डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। बात समझ पाए हो? तो संवैधानिक प्रस्तावना की उद्देशिका क्या है, किसने प्रस्तुत किया और इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें। तो ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक बड़ा टॉपिक रहेगा पार्ट 1। इसके अलावा पार्ट 2 में हम कौन-कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे? नागरिकता होगी, फंडामेंटल राइट्स होंगे, अभी नवीन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कौन-कौन से परिवर्तन किए गए हैं? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन-कौन सी हैं हमारी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कौन-कौन से हैं? और उनका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, वाद योग्य हैं या वाद योग्य नहीं हैं, इस प्रकार के सवाल भी आपसे कथन और कारण जैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है? और आयोग लगातार बना भी रहा है, तो आपको हर एक टॉपिक को बेहतर समझ के साथ पढ़ना है। ये तो हो गया पार्ट 2, इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ पार्ट 3 में। पार्ट 3 में कौन-कौन सी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे संघ, राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मंत्रालयों का संगठनात्मक ढांचा, कार्य का आवंटन, सरकार के विभिन्न विभाग, इन सब के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे और यहाँ से सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य स्तरीय विधानमंडलों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, साथ ही साथ न्यायिक सुधार संबंधित कुछ मसले हुए हैं, उन मसलों की भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक सुधार कौन-कौन से हुए हैं, साथ ही साथ कार्यपालिका के बारे में और भी कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ से हम लोग इन सब के बारे में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी बड़ा आपका टॉपिक रहने वाला है। और यकीन जानिए, अगर आपने एक बार इसको कंप्लीट कर लिया तो जो कथन कारण से अभी आपको भय लगता है, उन सभी जितने भी क्वेश्चन्स आपके डाउट में जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन्स आप हल कर पाओगे। ठीक है? और आपको पता होगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो या फिर यूपी पीसीएस हो या आरओ-आरओ हो, 0.25 अंक से आप धड़ाम से गिरते हो, सैकड़ों बच्चों के नीचे। तो एक-एक अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यकीन जानिए, हर एक टॉपिक को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे, जैसे पॉलिटी को आपने बेहतर पढ़ लिया, तो आपके जो जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे पेट में 5 नंबर आ रहे हैं, आप 5 आपके पक्के हो जाएँगे या फिर यूपीएसआई में 12 क्वेश्चन्स आएँगे, तो 12 के 12 क्वेश्चन्स आपके सॉलिड हो जाएँगे। इसके अलावा और भी कई सारी परीक्षाएँ हैं जैसे यूपी पीसीएस में 20 क्वेश्चन 19-20 क्वेश्चन्स के आस-पास पॉलिटी का आता है और ये स्कोरिंग है। अगर आपने 19-20 एक ही सेगमेंट के कंप्लीट कर लिए, तो फिर आपको अन्य सब्जेक्ट जैसे आपके धीमे पड़ रहे हैं, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है, तो वो मैनेज हो जाता है ऐसे, ठीक है? और भी कई सारी हम लोग बातें चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लो। सिलेबस में पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी में संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध पढ़ेंगे, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, शक्तियों और वित्त का स्थानांतरण या हस्तांतरण। ये टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। समग्र पंचायती राज और नगर पालिका का अध्ययन, ये हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4 में। ठीक है? इसके अलावा पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे, ये केवल और केवल पार्ट 5 तक ही हमने डिवाइड किया है। ठीक है? पार्ट 5 में भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में निर्वाचन संबंधी प्रावधान, भारत में चुनावी प्रक्रिया संबंधित मसले कौन-कौन से हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग और भी कई सारे आयोग जो भारत में काम कर रहे हैं और इसके अलावा शासन के अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियों के बीच विभाजन और यहाँ से आपसे कथन कारण स्टेटमेंट्स जैसे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सुभेद्य वर्ग जैसे एससी है, एसटी है, इनके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में? अनुसूचियों के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो ये टोटल 5 पार्ट में हमने संविधान को डिवाइड किया है और इसी आधार पर हम आपको संविधान पढ़ाएँगे। चलिए, अभी तो हमने आपको
बताया पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कि किस हिसाब से हम लोग पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। अब पॉलिटी का जो वेटेज रहता है हर एक एग्ज़ाम में, वो क्या रहता है? ज़रा गौर करो यहाँ से। यूपीपीसीएस, आरओ-एआरओ अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, तो इसके ट्रेंड को जब आप एनालिसिस करोगे, 2024 की जो परीक्षा हुई थी, हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन्स, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन्स। ध्यान रखिएगा, आम तौर पर ये ट्रेंड एनालिसिस रहता है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 19 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, हो सकता है पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आ जाएँ या फिर हो सकता है पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आ जाएँ। करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा सकता है, कभी-कभी 22 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं, कभी-कभी अ, हो सकता है 18 क्वेश्चन पूछ दे करंट अफेयर्स से। तो ये संख्या बढ़ती-घटती रहती है। लेकिन आम तौर पर आप देखोगे पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है? तो एक अच्छा खासा स्कोर है और आप यकीन जानिए पॉलिटी अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ ली है, तो ये स्कोरिंग होता है। आप सोच के देखिए जहाँ आप 0.25 में सैकड़ों बच्चों के ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, वहाँ पॉलिटी 10 से 12 नंबर, ये एक अच्छा स्कोर आपको करा सकता है। ये तो आरओ-एआरओ की बात हो गई। इसके अलावा यूपीपीसीएस एग्ज़ाम का अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देखोगे 2023 तक का, तो कुछ इसका भी उसी प्रकार से मिला-जुला असर रहा है। पॉलिटी 18 क्वेश्चन, 2020 की बात करें तो 20 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन और कुछ इसी प्रकार से 2024 में लगभग 18, 19, 20 के आस-पास क्वेश्चन्स पूछे गए थे। ठीक है? तो यूपीपीसीएस में भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी और आप जब पूरी की पूरी पॉलिटी को कंप्लीट थ्योरी में पढ़ोगे और इसके अलावा हर एक चैप्टर वाइज़ आप एमसीक्यूज़ करोगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं आयोगों के द्वारा, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर अन्य आयोग हों। जब हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से आप बहुत सारे सवालों को हल कर लोगे और उनकी पीडीएफ आपके पास होगी, आपको रिवाइज़ करने का मौका मिलेगा, तो ये जो सेगमेंट है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है? इसके अलावा अगर आप पेट की बात करो, पेट की तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं, तो पॉलिटी से यहाँ पर देखिए 5 अंक आने हैं, यानी 5 सवाल आएँगे पॉलिटी से भी और ये आपको सिलेबस दिया गया है पेट का। संविधान, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मुख्य विशेषताएँ, स्थानीय निकाय और पंचायती राज, न्यायिक ढाँचा, जिला प्रशासन, संसदीय प्रणाली के अलावा संघीय प्रणाली, संघ सरकार और यूनियन टेरिटरीज़, संघ राज्य सरकार, ये सारे के सारे आपको सिलेबस दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी आपको अच्छा खासा एक वेटेज देखने को मिलता है और मैं आपको बता दूँ पेट के लिए पेट 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको हल्के मत लीजिए। आगे आने वाली जो भी वैकेंसी बड़ी-बड़ी होंगी जिनको पेट 2023 से निकाला जाना था जैसे लोअर की वैकेंसी, है ना? जैसे लेखपाल की वैकेंसी। अब कहीं अगर आपने इसमें छोटा-सा स्कोर कर दिया या बहुत कम स्कोर किया, तो आप इन बड़ी वैकेंसीज़ को देखने से चूक जाओगे। ठीक है? लोअर की एक अच्छी खासी वैकेंसी है, लेखपाल की अच्छी खासी वैकेंसी है। आगे आपने अभी एक विज्ञप्ति देखी होगी, वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की भी हर साल लगभग 4000 वैकेंसी आई हैं। ठीक है? तो आपने अगर पेट में अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो आप वीपीओ से भी चूक जाओगे। इसलिए हर एक सेगमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझना भी है, रटना भी है, पढ़ना भी है। मैं आपको पॉलिटी के संबंध में बता दूँ, अगर आपने एक बार चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। हालाँकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 ये तो चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। लेकिन विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार में अगर आपसे कथन निष्कर्ष टाइप के सवाल पूछा, तो वो आपको केवल और केवल बेहतर समझ ही बता सकती है। ठीक है? तो आजकल आप लोग यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ-एआरओ की परीक्षाएँ हों, हर एक परीक्षा का आप लोग ट्रेंड देख रहे होंगे और उनका एनालिसिस भी कर रहे होंगे, किस लेवल तक जाके सवाल पूछ रहा है आयोग। ठीक है? तो ये पेट का हो गया। अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतम अंक 100 हैं और इसमें मैं आपको संविधान के बारे में बता दूँ, तो संविधान 15 से लेकर 16 क्वेश्चन्स तक संविधान के पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई में। तो यूपीएसआई हो या फिर पेट एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ-एआरओ की परीक्षाएँ हों, हर परीक्षा में पॉलिटी आपके लिए स्कोरिंग न सिर्फ़ स्कोरिंग है, बल्कि बेहतर समझ के साथ अगर आप इसको पढ़ते हो, तो आपके लिए सबसे सरल सब्जेक्ट भी ये रहने वाला है। तो एक बार मैं फिर बता दूँ, पॉलिटी का बैच आपका कल से शुरू हो रहा है, अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हो, तो जॉइन कर सकते हो। और ये नेक्स्ट 25 डेज़ तक आपकी पॉलिटी चलेगी। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल मुझे पॉलिटी में ही आपको लेक्चर देने पड़ेंगे। हर दिन 1 वीडियो आएगा, तो आप भयभीत मत होना कि जल्दी से जल्दी खत्म करवाओ, चूँकि जल्दी से जल्दी
आप जब खत्म करेंगे तो फिर उसमें आपकी समझ विकसित नहीं हो पाएगी, ठीक है? और 2-3 बातें मैं और आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो भी पढ़ाई होगी, वो पीडीएफ से नहीं होगी। जैसे पीडीएफ आपके सामने खोल के रखी और ऊपर-ऊपर एक-एक लाइन करके पढ़ते चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर दे दिए हैं और आप अगर हमारे साथ बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी और यूपीजी के कंप्यूटर से जुड़े रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि जो पढ़ाने का तरीका है, वो पीडीएफ वाला नहीं है, कि पीडीएफ खोल के रखिए और इसमें हम पढ़ते चले जा रहे हैं, आप सुनते चले जा रहे हैं। हर एक चीज़ को तोड़-मरोड़ के जहाँ-जहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उस आधार पर आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? तो ये बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हो और इसकी क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।